हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम प्रोबेबिलिटी पे सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हम ये कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, 12th की। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में ना, कि भाई कोई भी दो इवेंट है। मैं एक बार नॉर्मल रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी दो इवेंट है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले ही अकड़ हो चुकी होगी, और उसके बाद हम उस इवेंट दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जो उसके ऊपर प्रॉपर्ली डिपेंड करती है। और इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो मैथमेटिकली हमने ऐसे डिफाइन किया था, जैसे मैं ऐसे लिखूं, कोई भी दो इवेंट है A बाई B। इसका मीनिंग क्या है, जो B है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही अकर हो चुकी है, अकर, और A की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो डिपेंड कर रही है किस पे, B पे, डिपेंड्स ऑन B। और इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने, या आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और कंडीशन थी यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ कि मान लो कि आपके पास इवेंट B डिपेंड करता है A पे, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसमें कंडीशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, आप इंटेलिजेंट तो बच्चे हैं ही आप सभी, तो आपने 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं उसको, क्या पता हम वो हेल्प करे हमें कहीं ना कहीं। तो देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन लॉ, उसमें पढ़ा होगा, तो उसमें मैं एक रैंडमली एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे एक रूम में दो दरवाजे हैं। नॉर्मली मैं ये लोगों को बताता भी हूँ, बच्चों को, कि भाई ये एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक रूम में दो दरवाजे हैं, उस रूम में आप कितने तरीकों से एंटर हो सकते हो। कोई भी कैंडिडेट को रूम में एंटर होना है, तो मान लो कि मैं ये रूम बना लेता हूँ एक छोटा सा, एक तो दरवाजा ये है और एक दरवाजा ये। आपको रूम में एंटर होना है, तो कितने तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से आप एंटर हो सकते हो। भाई आप इस दरवाजे से एंटर हो सकते हो या इससे, तो आपके पास दो डिफरेंट वे आए, टू वे। सिमिलरली मैं बोलता हूं कि इस रूम से आपको बाहर आना है, कितने तरीकों से बाहर आ सकते हो, तो आप बोलोगे सर हम इस दरवाजे से बाहर आ सकते हैं और इस दरवाजे से बाहर आ सकते हैं, तो कितने तरीके हुए बाहर आने के भी, टू वे। अब मैं ये काम जो आप कर रहे हो, अंदर जाने वाला काम और अंदर रूम के अंदर जाने वाला काम कितने तरीकों से हो रहा है, और रूम से बाहर आने का काम कितने तरीकों से हो रहा है, वो मैंने डिफरेंट पूछा है कि भाई ओनली कितने तरीकों से आप जा सकते हो, तो दो तरीके, कितने तरीकों से आप आ सकते हो, तो दो तरीके। अब मैं बोल रहा हूं कि एक रूम में आपको एंटर होना भी है, साथ के साथ आपको एग्जिट भी करना है रूम को, मींस बाहर भी आना है आपको। तो दो काम साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। तो उस टाइम आपने देखो ध्यान लगाओ कि आपने पढ़ा था फॉर्मूला, कि जो जाने के तरीके हैं उसको आने वाले तरीकों से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने वे होंगे, 2 × 2 = 4 वे। और यही हमारा क्या है, उस टाइम इसको बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी में इसी टाइप का ही है। ठीक है। तो कैसे, जैसे एक इस दरवाजे से आप एंटर हुए, इसी से बाहर आ गए, एक तरीका। फिर इसी से एंटर हुए, दूसरे दरवाजे से बाहर आ गए, दो तरीके। फिर दूसरे दरवाजे से आप एंटर हुए, पहले वाले से बाहर आए, तीन तरीके। दूसरे एंटर हुए, दूसरे से बाहर हो गए, तो चार डिफरेंट वे आएंगे। तो इसको करने के लिए आपने क्या किया कि भाई पहले एंटर होने के कितने तरीके हैं, फिर एग्जिट होने के कितने तरीके, उनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, एक तरह से दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी टाइप का है। प्रोबेबिलिटी में अब मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी में क्या है कि मान लो कि हमारे पास दो इवेंट है A एंड B, लेट A एंड B, टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहने का मीनिंग क्या है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके दो इवेंट या दो केसेस हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियसली अकरेंस of two events A and B, A event और B event साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है
वो इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, मींस दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी, क्योंकि एक इवेंट अगर हो चुका है तो दूसरा इवेंट अगर होगा वो पहले हो चुका है, उसके बाद दूसरा इवेंट अगर होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली अगर होगी तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्वेश्चन में आप बोलोगे सर ए इवेंट बी पे डिपेंड करता है, बी इवेंट ए पे डिपेंड करेगा, ये तो भाई क्वेश्चन का फॉर्मेट डिपेंड करेगा कि हम ए इवेंट किसको लेके चल रहे हैं और बी इवेंट किसको लेके चल रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है आपको कि कोई भी दो इवेंट हैं वो साइमल्टेनियसली अगर अकर करते हैं तो साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल निकलेगी, मींस दूसरा इवेंट जिस इवेंट की आपने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है उसके ऊपर दूसरा इवेंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और ये दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, मींस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। अब देखो जनरलाइज अगर मैं इसको करूं तो इस टाइम तो आपके पास दो इवेंट थे, ओके। अब आपके पास मान लो कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एन इवेंट एसोसिएटेड हो। एन इवेंट का मीनिंग क्या है, जैसे A1, A2, A3, A4 अप टू एन इवेंट है। अब इन एन इवेंट्स की साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3, A4, AN इज इक्वल टू, इसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप क्या करोगे, डायरेक्ट निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 किस पे डिपेंड करेगा भाई, जिसकी फाइंड आउट कर चुके उसके ऊपर। अब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है यहाँ पे, किसकी, A1 की, A2 की भी निकल चुकी है जो A1 पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 किस पे डिपेंड करेगा भाई, A1 और A2 पे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 किस पे डिपेंड करेगा, A1, A2, A3 पे। सिमिलरली डॉट 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 मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN डिवाइडेड बाय A1, A2 अप टू AN माइनस 1। ये है हमारा फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला। अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड एन इवेंट है तो एन के एन इवेंट्स की साइमल्टेनियसली आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। तो फॉर्मूला ये जनरलाइज हमारा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसी बेस पे अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोबेबिलिटी हम कौन सा यूज करें, हम सर सिंपल कंडीशनल वाला ये निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अरे भाई आपको बस कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, मतलब पढ़ना है कि इसमें बोल क्या रहा है, कि साइमल्टेनियसली दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें एक ही गिवन है दूसरे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सब कुछ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अब मैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि कौन सी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे प्रोबेबिलिटी इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से, और कहते हैं ना कोई भी क्वेश्चन है उसको तिखी नजरों से देखना होता है, तिखी नजर क्वेश्चन ही डरते हैं तो तिखी नजरों से देखेंगे, ठीक है। वो तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर मैं उसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है 52 पत्तों में से, एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा कार्ड भी ड्रॉ किया जाता है बट विदाउट रिप्लेसमेंट, मींस पहला जो भी कार्ड आप निकालोगे उसको वापस से 52 कार्ड्स जो हैं उनके अंदर वापस नहीं रखना, वो फेंक दिया एक तरह से, हो गया, ठीक है, निकल चुके हैं। What is the probability that both cards drawn are queens? दोनों के दोनों कार्ड क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ध्यान से देखो, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। इसमें देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लगनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि एक कार्ड आपने ड्रॉ कर दिया वो फेंक दिया, सेकंड कार्ड फिर से ड्रॉ कर रहे हो तो वो पहले वाले कार्ड आपने निकाला वो फेंक दिया है, तो उससे टोटल नंबर ऑफ कार्ड चेंज हो गए ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी तो उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्वीन, दोनों के दोनों कार्ड्स क्वीन हो, एक साथ बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन किसका है, साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। तो इससे पहले हम
क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले हम इवेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इवेंट्स कंसीडर कर रहे हैं कि ए इवेंट में कंसीडर कर रहा हूं, ए बी इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन, क्योंकि इसने बोला देखो बोथ कार्ड्स आर क्वीन कार्ड, दोनों के दोनों पत्ते क्या होने चाहिए हमारे, क्वीन होने चाहिए। तो मैं इवेंट कंसीडर कर रहा हूं, ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग क्वीन इन फर्स्ट ड्रॉ। पहली बार जो ड्रॉ किया गया है उसमें क्वीन निकलेगी, उसको हम इवेंट ए से कंसीडर कर रहे हैं। बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग क्वीन इन सेकंड ड्रॉ। ठीक है, अब जो सेकंड ड्रॉ होगा उसमें क्वीन निकलेगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है ना। तो पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं सिंपल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आप लोगों को पता है कि भाई 52 पत्ते हैं और रानियां कितनी होती हैं, है ना, खूब खेले ताश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करोगे, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें कितनी क्वींस होती हैं, 4। कितनी होती हैं, 4 क्वीन। तो टोटल क्वींस कितनी हो गई हमारे पास 4, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/13। ओके, अब हम बात करते हैं बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। बट बी भाई साहब इस पे डिपेंड कर रही है, क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये पत्ता निकाल दी ना, ये पत्ता निकल चुकी है, क्वीन निकल चुकी है, वो फेंक दी हमें, वापस नहीं रखनी है हमें। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए, 51 टोटल कार्ड 51 बचे हैं, और उसमें क्वींस कितनी बच गई, 3। पहले कितनी क्वींस थी, 4, अब कितनी क्वीन, 3, क्योंकि एक निकल चुकी, निकाल दी, फेंक दी। तो बी की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे। तो इसको अब आप ये मत करना सर वो कंडीशनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है भाई आपके पास कितनी क्वीन बच गई, 3, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बच गए, 51, तो 3/51, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब ए फर्स्ट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट ए से डिनोट कर दिया, सेकंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट बी से डिनोट किया, जो दोनों हमने फाइंड आउट कर ली। बट क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्वीन, दोनों के दोनों कार्ड एक साथ निकालते तो क्वीन होने चाहिए। तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो आप इसको, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी भी लिख सकते हो, जो आपका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ओके डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आपका भाई 1/13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है 3/51। अब मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, 12वीं के स्टूडेंट हो, 3 और 13 को 51 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। 13 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो ना, 17 आ जाएगा। ओके, तो 1/13 को 1/17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। 1/, ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस 2 चीजों पे करना है। एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट, सीधी सी बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर दी ना भाई, तो एक कार्ड निकल गया उसको वापस नहीं रखना है, तो कंडीशनल लग जाए, कंडीशन लग जाए, क्योंकि वो कार्ड निकल गया है, वो निकाल दिया है, उसको वापस आप 52 कार्ड्स में नहीं रखोगे तो 52 कार्ड्स थोड़ी ना रहेंगे। अब कितने बचेंगे हमारे 51, और जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम चेंज हो गए तो हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हुई, और वो किसकी वजह से चेंज हुई, पहले ड्रॉ की वजह से। और पहला ड्रॉ हमने ए इवेंट से कंसीडर किया है, तो और सेकंड ड्रॉ हमने बी इवेंट, तो सेकंड ड्रॉ किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ड्रॉ पे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। और फिर बोला है कि सेकंड आपको फोकस करना है, बोथ कार्ड्स ड्रॉन्स आर क्वीन, दोनों के दोनों कार्ड एक साथ बात किए, बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्वींस। तो प्रिंसिपल ऑफ या मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको यूज करना है। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली। हालांकि ये जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसका यूज होगा आगे क्वेश्चंस में ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, फिर हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट और उस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, उन पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर का। तो ओके, मैं इसको रफ करता हूँ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है या नहीं है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो क्या गिवन है, ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स 15 ब्लैक बॉल्स। ओके, एक बैग में 10 व्हाइट है और 15 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों नोट कर लो। विदाउट रिप्लेसमेंट सीधी सी बात है कि भाई एक बॉल अगर गई, निकल चुकी, तो वो वापस बैग में आनी नहीं, और वो वापस बैग में नहीं आनी तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग में चेंज हो जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर बैग में चेंज हो गई तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी, और वो उस पहले वाले बॉल्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई पहले बॉल्स निकली कौन सी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रोल है। दूसरी बात, सक्सेशन, ड्रॉन सक्सेशन मींस लगातार वो ड्रॉ की जाएंगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, एंड वर्ड यूज कर दिया। तो ये क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। मींस एक साथ दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी है, पहले व्हाइट होनी चाहिए एंड साथ में दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इवेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इवेंट कंसीडर करते हैं, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि सॉल्यूशन में ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, क्योंकि भाई 2 व्हाइट बॉल निकलनी चाहिए फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में क्या होनी चाहिए, ब्लैक बॉल। तो मैं लिख रहा हूं ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल इन फर्स्ट रो। ओके, पहले ड्रॉ में हमें कौन सी बॉल निकालनी है, व्हाइट। ओके, बी इवेंट लिखता हूं, बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन सेकंड रो। ठीक है, ए इवेंट हमने किससे कंसीडर कर लिया, ए इवेंट क्या कंसीडर किया हमने कि भाई व्हाइट बॉल ड्रॉ होगी, पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकलेगी, और बी इवेंट है सेकंड ड्रॉ में हमारे क्या आएगी, ब्लैक बॉल बाहर आएगी। ठीक है, आप एक क्वेश्चन में बहुत मोटे मोटे अक्षरों में सिंपल सा लिख रखा है कि भाई सीधी सी बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट यूज किया हुआ है कि एक बॉल निकल जाएगी तो दूसरी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो मैं पहले ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो हमारे पास पहली बात तो हम साइड में लिखते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10 ब्लैक, 15 ब्लैक और 10 व्हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा 25। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 25। ओके, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने है, उसमें उसका मीनिंग है पहले ड्रॉ में, पहला ड्रॉ सिंपल स्टार्टिंग में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें बॉल्स हमारे पास 25 हैं, और पहले ड्रॉ में हमारी कौन सी बॉल बाहर निकलनी चाहिए, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास, 10 व्हाइट बॉल्स हैं। तो 10 व्हाइट बॉल में से एक बॉल सिलेक्ट करने का 10 C1 जो होता है 10 डिवाइडेड बाय 25 C1 इक्वल टू 25। तो व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे फेवर में व्हाइट रहेंगी, तो 10 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 25, तो 10 बाई 25, और ये कैंसिल होके 2/5। प्रोबेबिलिटी ए तो आ गई, व्हाइट बॉल एक निकाल ली है, फेंक दी हमने। अब हमारे पास रिमेनिंग बॉल आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ, रिमेनिंग बॉल कितनी बची, हमारे पास पहले कितनी बॉल थी 25, एक निकल चुकी, तो कितनी बॉल बची 24। ओके, अब उसमें व्हाइट कितनी हो गई हमारे पास 9, और ब्लैक कितनी हो गई हमारे पास 15। तो व्हाइट कितनी बची, रिमेनिंग व्हाइट बॉल्स 9 और रिमेनिंग ब्लैक बॉल्स 15। अब सेकंड ड्रॉ हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सेकंड ड्रॉ हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें ये बोल रहा है कि भाई
जो फर्स्ट ड्रॉ था हमारा व्हाइट बॉल का, वो बॉल वापस से रिप्लेस नहीं की गई है, तो सेकंड ड्रॉ इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो चेंज कर दिया, सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। ओके, तो सेकंड बॉल का ड्रॉ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट वो ए पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब सेकंड ड्रॉ में कौन सी बॉल निकलनी चाहिए हमारी, ब्लैक, तो हमारे पास ब्लैक कितनी बची है 15 और टोटल बॉल कितनी बची है 24, तो फेवरेबल आउटकम्स एक बॉल निकाले तो 15 फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 24। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ इज व्हाइट एंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेकंड ड्रॉ इज ब्लैक, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, या इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के इक्वल। ओके, और ये हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 15/24, ये 3 पे गया, तो ये आ गया हमारा 1/4, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का है, उसमें कंडीशनल लग रही है या नहीं लग रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इवेंट आपस में डिपेंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट है। अब जो हमने दो क्वेश्चंस किए हैं और हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें हमने दो इवेंट्स की बात की और एक इवेंट दूसरे इवेंट पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा है। बट अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी दो इवेंट है या दो इवेंट से ज्यादा इवेंट वो आपस में इंडिपेंडेंट कब होंगे, वो इंडिपेंडेंट तब होंगे जब उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में डिपेंड ना करे, मींस वो आपस में डिपेंड ना करे। वो इवेंट एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दूसरे पे कोई लेना देना ही नहीं है उससे। भाई इवेंट दोनों एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, दो इवेंट एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बट वो दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अलग तरीके से मौज मार रहे हैं, वो अपने अलग तरीके से। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो मैं दो इवेंट्स लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर जनरलाइज कर देंगे इसको ना। तो मैं दो इवेंट कंसिडर कर रहा हूँ, ए एंड बी, टू इवेंट एसोसिएटेड विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ए बी पे डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट होगा, वो कैसे चेक करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A does not affect probability of B, means B के occurrence होने की probability को इफेक्ट ना करे A की probability। A का occurrence होने की probability B के occurrence होने की probability के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना डाले, तो दोनों के दोनों इवेंट A और B दोनों के दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, मींस एक दूसरे पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। डन? या रैंडमली अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। ओके, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला, कि कोई भी दो इवेंट एक साथ साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, बट एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही थी, उस टाइम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया था, एक साथ अकरेंस में तो मल्टीप्लाई हुआ। बट यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट किया, बी अगर ए पे डिपेंड करता तो बी बाई ए आता है यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पे बी बाई ए नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंटली अलग से फाइंड आउट किया। डन? तो ये हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ना, कोई भी दो इवेंट है वो दोनों के दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं वैसे बोर्ड में डायरेक्टली, जैसे एक बैग है हमारा, उस बैग में 3 रेड बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है। आपको रेड बॉल निकालनी है,
फर्स्ट दो आपको दो बॉल्स निकालनी है, फर्स्ट ड्रॉ में आपको क्या निकालनी है, रेड बॉल। तो देखो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल, तो मैं इवेंट ए से कंसीडर कर रहा हूं उसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी हमारी 3 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल 7। अब इस क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि उस रेड बॉल को वापस से बैग के अंदर रखना है भाई, रिप्लेस करना है वापस से, विदाउट रिप्लेस नहीं, रिप्लेस करना है। तो हमारे बैग में रेड बॉल सेम की सेम हो जाएंगी और हमारे पास टोटल बॉल 7 की 7 वैसी की वैसी बच जाएंगी। फिर बोला जाएगा कि अब सेकंड ड्रॉ में आप फिर से रेड बॉल निकालो। तो सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल अगर मैं निकालता हूं तो वो डिपेंड नहीं कर रहा ना इस प्रोबेबिलिटी पे, रैंडमली अलग से इसको चाहिए तुम गिवन हो या ना हो, बट वो वापस से हमारे पास केस पहले जैसे ही बढ़ते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सेम और रेड बॉल भी हमारे पास सेम। बट इस क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया जाता है कि रेड बॉल वापस से रिप्लेस नहीं करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की जाती है, तो सेकंड ड्रॉ में अगर आप रेड बॉल निकालते तो वो हो जाती है 2/6 मींस 1/3, वो डिपेंड करेगा इस पे। ओके, तो समझ में आ गया। तो ये दो इवेंट थे हमारे पास कि भाई एक बार रेड बॉल निकालनी, सेकंड ड्रॉ में हमें क्या सी बॉल निकालनी है, रेड, सेकंड ड्रॉ में हमें क्या निकालनी है, रेड बॉल। तो क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया, है इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गई, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स चेंज नहीं हुई, हमारे पास जो क्वेश्चन फॉर्मेट था सेम डायरेक्टली वैसा का वैसा पड़ जाएगा, क्योंकि बोल दिया कि वापस से रेड बॉल रिप्लेस करनी है बैग के अंदर, तो सब कुछ सेम। तो इन दो इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे कुछ स्टेटमेंट है जो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए बार मींस नॉट ए, ए बार का मीनिंग क्या होता है, ए बार नॉट ए की न होने की मींस अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ये ए की होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मींस ए की न होने की प्रोबेबिलिटी है। और इसके बीच में मैंने रिलेशंस बताया था स्टार्टिंग में ही कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज उनका सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नॉट ए, तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेटमेंट है, सीबीएसई में पूछ लेते हैं, कई बार वो भी स्टेटमेंट आई हुई है पेपर में, वैसे तो प्रीवियस पेपर में आई हुई है, तो पूछ लिया जाता है कि भाई ए इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, तो क्या ए बार इंडिपेंडेंट होगा, बी इवेंट इंडिपेंडेंट है या ए बार इंडिपेंडेंट है, सॉरी कोई भी दो इवेंट है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या ए बी बार इंडिपेंडेंट होगा, क्या ए बार बी इंडिपेंडेंट होगा, क्या ए बार बी बार इंडिपेंडेंट होगा। ये 3 टाइप की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये बेसिकली वैसे तो प्रूव की जाती है वेन डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो आपको वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करनी है, बुक में प्रॉपरली प्रूफ गिवन है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई जब भी क्वेश्चंस सेट थ्योरी से रिलेटेड आप जो भी फॉर्मूले डिफाइन करोगे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ए इवेंट और बी इवेंट कंसीडर कर लोगे और इसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करोगे। मैंने बताया था कि सेट थ्योरी में आपने जो भी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखा था कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जहां पे एन है वहां पे पी लगा दो, ये फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। सिमिलरली अब ये दो सेट्स हैं ए और बी इवेंट है, क्योंकि और ये पूरा क्या है सैंपल स्पेस है, उसके सबसेट ही तो होते हैं ना ए और बी इवेंट। इनके ऊपर आप डिफाइन करोगे कि भाई बेसिकली क्वेश्चन देखो पूछा कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि आपके पास कोई भी दो इवेंट है ए और बी और बोल दिया जाएगा, मान लो छोटा क्वेश्चन दिया जाए, मान लो पेपर में कैसा नहीं आ सकता भाई छोटा क्वेश्चन, और श्योर है प्रोबेबिलिटी पे एक छोटा क्वेश्चन तो आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो पेपर में आ जाए ये इस टाइप से क्वेश्चन है कि भाई ए बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन ऑप्शंस बढ़ा दें, पहला ऑप्शन लिख दें ए एंड बी बार ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन ए बार बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट, सी ऑप्शन ए बार बी बार ऑल्सो इंडिपेंडेंट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव।
तो क्या आंसर आएगा? तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके एलिमेंट की बुक में गिवन है और आपको बहुत ही तरीके वाइज इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे ट्रू है। और सीबीएसई सैंपल में, सीबीएसई पेपर में, प्रीवियस पेपर में ये आई थिंक ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है। तो कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रैंडमली वेन डायग्राम को सैंपल स्पेस कंसीडर कर लेना। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी बार ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों का ये रीजन आप डिफाइन कर लेना और ये रीजन डिफाइन कर लेना। सेट थ्योरी में ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट थ्योरी में ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लेना। और देखो सीधी सी बात है, ए और बी दोनों के दोनों इवेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट, मैंने ये फॉर्मूला पहले लिखा था जब इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन डिफाइन की थी उस टाइम। अब आपको ए और बी तो ये तो गिवन है आपके पास, अब आपको क्या प्रूव करना है स्टार्टिंग में, ए एंड बी बार दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो आपको प्रूव करना है एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप वेन डायग्राम की हेल्प से आप इसको प्रूव कर सकते हो। सिंपल है, आप खुद कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका प्रूफ डाल दूंगा प्रॉपर्ली समझा के, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है कि भाई देखो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट लिखा है ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ध्यान रहे ए और बी दोनों पहले इंडिपेंडेंट दे रखे, तो ए और बी बार नोट बी, और ए बार या बी हो या ए बार बी बार, दोनों के लिए तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हमारे ट्रू है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन पेपर में अगर इस टाइप से फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या लगाओगे आप, डी, ऑल ऑफ अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्योंकि कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनमें एक पे बार लगाओगे वो भी क्या रहेगा, ऑल्सो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो इनका प्रूफ ज्यादा हार्ड नहीं है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका प्रूफ एक बार आप जरूर करके जाना, क्या पता 3 नंबर में यही पूछ ले कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रूव दैट ए बार बी बार इज आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है, एलिमेंट की बुक में आपको मिल जाएगा, सिंपल सा प्रूफ है, आरटी शर्मा में भी है, लगभग बुकों में है, और सिंपल सा है। वेन डायग्राम की हेल्प से आप आराम से इजीली एक एक लाइन को प्रॉपर्ली रीड करके आपको क्या करना है, समझना है, ओके। तो आप आराम से इसको कर सकते हो, इन तीनों स्टेटमेंट्स का प्रूफ इजीली। फिर भी मैं पहले बोल रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों स्टेटमेंट का पहले प्रूफ करवा दूंगा, समझा दूंगा आपको प्रॉपर्ली। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसको समझने की जरूरत है, ओके। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, ओके। एक कुछ पैट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं तो क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो पहले 1-2 क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूं, फिर उनको मैं डिस्क्राइब करता हूं, ओके। देखो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन है 0.5 एंड ए एंड बी आर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी हमारे पास क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.7, आपको फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल कंसेप्ट है, आपको फोकस करना है ओनली गिवन क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन, इस क्वेश्चन को मैं अगर सोल्व करता तो हमारे पास दोनों के दोनों इवेंट क्या दे रखे, इंडिपेंडेंट, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई भी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करनी है, बट आपके पास गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है कि दोनों इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके।
अब दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो भाई सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। पुट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दे रखी है 0.7, तो यहाँ पे पुट करो आप 0.7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन है आपके पास 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो होगा 1 माइनस 0.4 जो आपका सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप पुट कर लेना 0.6, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट हो जाएगी, एक साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बाकी नंबर्स एक साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये चेक करना था क्या गिवन है, तो इस टाइप के रिलेशंस पे दे देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात की गई है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं कि मान लो कि कोई भी दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए और बी इवेंट का जो यूनियन लोगे तो पूरे का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, तो दोनों के दोनों इवेंट हमारे क्या हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा फाई आएगा, मींस उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और यहां से मैं अगर बात करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तो वो क्या हो जाएगी 0। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगी बोला जाएगी कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो सीधी सी बात है ये 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगी कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। ओके, ये याद रखना है। ये किस केस में आएगा जब दोनों के दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आपने पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। ओके, ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब भाई हल्की हल्की डिस्टर्बेंस तो हो ही रही है, पिछली वीडियो में भी हल्की सी हो गई थी, साइड में साथियां चल रही हैं पड़ोसियों के, तो माइंड मत करना, हल्की हल्की डीजे की आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कल से बिल्कुल प्रॉपरली वीडियो बनेगी। ओके, तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो यहाँ पे गिवन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी पी है, हमें नहीं पता, इसने एक वेरिएबल दे दे पी, फाइंड पी। पहला केस कि दोनों के दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो दोनों के दोनों इवेंट ए केस के अकॉर्डिंग में अगर इसका सॉल्यूशन करो तो दोनों के दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। अब देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन है, तो पुट कर दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है पी है, तो पी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लोगे। किस केस में आइडेंटिफाई की है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी। ओके, सेकंड अगर इसका ए पार्ट हो गया, अगर मैं बी पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूं दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, ये इसको इस साइड ले जाओ, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होती है। इसको इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सारी चीजें जो है हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आप पुट कर दोगे पी और इसको भी इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ये आनी चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट पे हमने 2-4 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट वीडियो पे हम इंडिपेंडेंट इवेंट पे प्रॉपरली क्वेश्चंस करेंगे, और अगर किसी को वो
तीन स्टेटमेंट थी कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए और बी बार इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, ए बार एंड बी इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, और ए बार और बी बार इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। ये अगर आपको प्रूफ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में वही प्रूव करूं। और उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और ट्राई करेंगे। लास्ट जब हमारी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में हम एक वीडियो में प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस पे बनाओ, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, ताकि हम कम से कम पहचाने तो सही क्वेश्चंस किस टाइप का आ रहा है। हमारा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, सिंपल, या हमारा क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है, या हमारे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारे क्वेश्चन बेस थ्योरम का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन किसके ऊपर, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ना मिक्स से दिखेंगे। ऐसा लगेगा अरे यार इसमें तो ये भी लग रहा था, इसमें तो ये भी लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपरली ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। शादियों का सीजन चला ही हुआ है, पड़ोसी नाच गा रहे हैं और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं उनका नाच गाना और कल मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो आपको पता ही करना ही होता है, ओके शेयर भी कर देना भाई। थैंक यू।